मायके से अच्छा ससुराल का नया साल। माँ, पल्लवी, सोहन, अरे कोई मेरे नहाने के लिए गर्म पानी रख दो, मैं बाल्टी नहीं उठा सकती। पापा, माँ आइए ना, पता नहीं भगवान जी ने मुझे बेसहारा क्यों इस दुनिया में लाया, बात बात पर सरहद पड़ती है। माँ, पापा। तभी गुस्से में उसके माता पिता आ जाते हैं। अरे क्यों चिल्ला चिल्ला कर मेरे कान खराब कर रही है? जब देखो पापा पापा, मम्मी मम्मी। पता नहीं भगवान ने मेरे नसीब में ही क्यों लंगड़ी बेटी को लिख दिया। अरे मैं तो बोल ही रही थी आपको, किसी अनाथालय में डाल देते हैं। डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था ये जन्मजात लंगड़ी है और ऐसी ही रहेगी। आप पहले ही मेरी बात सुन लेते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। बिल्कुल ठीक कहती हूँ माँ, ये मुझे भी बार बार बुलाती रहती है। और मुझे भी पापा, मैं भी तंग आ गया हूँ इनका काम करते करते। मेरे स्कूल का काम रह जाता है इनके चक्कर में। बस बहुत हो गया, इस लंगड़ी बोझ की जल्दी ही शादी करनी पड़ेगी। अब और इसके नखरे नहीं झेल सकते हैं, अब इसका पति ही इसे संभालेगा। पर माँ, इस लंगड़ी छोटी बहन से शादी कौन करेगा? अरे कोई मिडिल क्लास गरीब घर के लोग ढूंढ लेंगे और चिपका देंगे उसी के गले। हाँ, ये ठीक रहेगा। माँ, पापा, आप मुझे प्यार क्यों नहीं करते? मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? मैं तरसती हूँ आपके प्यार के लिए। आपको बस पल्लवी दीदी और सोहन दिखाई देते हैं, मैं नहीं। वो दोनों तेरी तरह लंगड़ी नहीं है, और ऐसी अभागल लंगड़ी लड़की को क्या प्यार करी। चल जाकर चाय बना कर ला। फिर रोते हुए अंतरा बैसाखी पर रसोई में जाकर चाय बनाती है। ये पहली बार नहीं था जब अंतरा के साथ ज्यादती हो रही थी। बचपन से ही उसके साथ यही होता आया था। अपनी ही माँ बाप के प्यार के लिए वो तरस गई थी। अंतरा हर पल अंदर ही अंदर घुट रही थी। कुछ दिनों बाद रेशमा उसकी शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में कर देती है, जो कि स्वभाव से बहुत ही अच्छे थे। पर क्या सच में अंतरा को मायके से ज्यादा प्यार ससुराल में मिल पाएगा? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहाँ केतकी अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है। आजा मेरी प्यारी बहू, अपने शुभ कदमों से मेरे घर को खुशहाल कर दे। ये सुनते ही बैसाखी पकड़ी अंतरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पास खड़ी दो पड़ोसन हंसने लगती हैं। केतकी, ये तूने क्या बोल दिया? शुभ कदम तो वो तब रखेगी ना जब उसके पैर होंगे। तेरी बहू तो एक टांग से लंगड़ी है। हाँ, यूं बोल, बहू आजा, मैं तुझे सहारा दूं घर में आने के लिए। वैसे भी बिना सहारे के काम कहाँ कर पाती होगी। बुरा मत मान, लेकिन तू अपने घर में बोझ लेकर आई है। ये तुम्हारा काम नहीं कर पाएगी, तुम उल्टा इसका काम करोगे। वही तो। तभी बहू की आंखों में आंसू देखकर केतकी बोल पड़ती है। अवंतिका, कमला, बस बहुत हुआ तुम दोनों का। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बहू के बारे में इस तरह बोले की? तुम्हारी बहू नहीं है ना, मेरे घर की बहू है। मैं देख लूंगी, मैंने उसके गुण देखे हैं। ये सब नहीं जिसे देख मैं तुम्हारी तरह बकवास करूं। हो गया तो जाओ। सुना नहीं क्या आंटी आपने? केतकी की बात सुन दोनों पड़ोसन वहां से रफू चक्कर हो जाती हैं। बहू तो इनकी बात को नजरअंदाज कर दे। ये दोनों जहाँ जाती हैं घर में आग लगाती फिरती हैं। हाँ भाभी, अंदर आइए। अरे सलोनी, किसी चीज की चिंता मत करो, आओ। फिर बैसाखी से अंतरा गृह प्रवेश करती है। कमरे में जाकर वो अपने मायके के बारे में सोचने लगती है। यहाँ मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला, जबकि माँ और पल्लवी ने। हे भगवान, मैं इस डके को कैसे पार करूं? मेरी बैसाखी यहाँ फंस जाएगी। अंतरा के सामने लोहे के जाल वाली नाली थी, जिसमें उसकी बैसाखी फंस सकती थी। वो डर डर कर पार करने की कोशिश करती है। थोड़ी आगे उसकी माँ थी, जो छोड़कर उसे चली गई थी। माँ, मैं यहाँ फंस गई हूँ, आप मेरी मदद कर दीजिए। माँ, पल्लवी। अरे क्या है लंगड़ी तुझे? एक काम भी तुझसे ठीक से नहीं होता, इसके लिए भी हम चाहिए अब तुझे। माँ, शॉपिंग में डिस्काउंट खत्म हो गया तो मेरी फेवरेट ड्रेस भी नहीं ले पाऊंगी मैं, चलो ना। अरे इसका ये ड्रामा हमेशा का है, कहाँ कहाँ हम इसके साथ घूमेंगे इसकी मदद के लिए, भाड़ में जाने दो। दोनों माँ बेटी उसे छोड़कर चले जाते हैं। बेचारी रेशमा खुद उसे पार करने की कोशिश करती है तो गिर पड़ती है। उस दिन मेरे पैर में चोट लग गई। पराए लोगों ने मदद की, लेकिन मेरे अपने लोग भी मेरे दुश्मन से लगते हैं। पर यहाँ माँ जी और ननन जी कितने अच्छे हैं, लगता है अच्छे ससुराल में आ गई हूँ। अरे अंतरा, खुद से क्या बातें करने में लगी हो? तुम्हें बुरा लगा उन बातों का? अरे नहीं, माँ जी ने उनको चुप करवा दिया और मेरा साथ दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो ये सब छोड़ो, आराम करो, थक गई होगी। फिर दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। सुबह उठकर अंतरा बैसाखी के सहारे उठने की कोशिश करती है, पर बैलेंस बिगड़ जाता है। तभी ननंद उसे गिरने से पहले ही संभाल लेती है। अरे भाभी, आप मुझे बुला लेती, अगर आपको लग जाती तो। देखिए, आप बिल्कुल भी ऑकवर्ड महसूस मत करो,
आप मुझे कुछ भी शेयर कर सकती हैं। थैंक यू दीदी, आपने इतना कहा बहुत है, मगर मैं आपको बार बार परेशान नहीं कर सकती ना। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसा नहीं है, मैं आपके लिए गर्म पानी रख देती हूँ। दीदी कितनी अच्छी है, काश मेरे भाई बहन भी मेरी ऐसे ही मदद करते मायके में। सलोनी गर्म पानी रखकर चली जाती है। फिर अंतरा तैयार होकर रसोई में पहुंच जाती है और अच्छा अच्छा खाना बनाकर ससुराल वालों को खिलाती है, जिसे खाकर सब उसकी तारीफ करते हैं और सास शगुन में उसे सोने का हार देती है। माँ जी, ये तो बहुत महंगा है, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। अरे नहीं बहू, ऐसे नहीं बोलते हैं, तूने जितना अच्छा खाना बनाया है ना, कोई शेफ भी नहीं बना सकता। अच्छा, ये तेरे लिए कुछ गर्म कपड़े हैं, इसे पहन ले, तेरे पास है नहीं ना, और नए साल पर ठंड कितनी बढ़ जाती है ये तो तू जानती है। शुक्रिया माँ जी। सुबह से शाम हो जाती है। ठंड लगने पर जब अंतरा स्वेटर पहनती है तो फिर उसे अपने जहरीले मायके के दिन याद आते हैं, जहाँ रेशमा ने कभी उसे प्यार नहीं किया, न ठंड में गर्म कपड़े दिए। उस दिन माँ ने मेरे दोनों भाई बहनों को नए स्वेटर दिलाए, लेकिन एक बार भी उन्होंने मेरे बारे में नहीं सोचा। बहू, क्या बात है, तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही। ठीक है, ये केसर का दूध पी ले, इससे तुझे आराम मिलेगा। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अंतरा अपने ससुराल में बहुत खुश थी, सब उसका बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन सास उससे कहती है, बहू कल नया साल है, इसलिए आज मेरे साथ शॉपिंग करने चल, बता तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे वही दूंगी। माँ जी, आप इतना प्यार क्यों करते हैं मुझे? आज की इस दुनिया में लंगड़े लोगों को नफरत की नजरों से देखते हैं लोग, पर आप प्यार लुटाती रहती हो। खैर, मुझ जैसी लंगड़ी लड़की को जिस चीज की कमी है वो कभी भर नहीं सकती। ऐसा नहीं बोलते बेटी, ये दुनिया जालिम है। तुझ जैसे अच्छे दिल के लोग इनकी समझ में नहीं आते, पर तू बहुत अच्छी है और तू चिंता मत कर, तेरा नया साल तेरी जिंदगी में कितनी खुशियां लाएगा तुझे भी नहीं पता। जी माँ जी, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। अंतरा चाय लाकर सास को दे देती है। कुछ देर बाद सास और ननंद उसे ढेर सारी नए साल के कपड़े और सामान की शॉपिंग कराते हैं। अपने कमरे में सास के इतने सारे तोहफे देखकर वो कहती है, माँ जी ने मुझे कितने तोहफे दिलाए, पर मेरे माता पिता थे जिन्होंने मुझे नए साल पर कुछ नहीं दिलाया। माँ, पापा, मेरी सारी सहेलियां बाहर घूमने जा रही हैं, उन्होंने नए कपड़े पहने हैं। आज नए साल के दिन पर तो आप मुझे नए कपड़े दिला देंगे ना? मुझे भी पहनने हैं। अरे तू क्या करेगी नए कपड़े पहनकर? लंगड़ी से क्या तेरे दूसरा पैर आ जाएगा? नहीं ना। और अपनी सहेलियों के साथ घूमकर उन पर क्यों बोझ बनना चाहती है? चुपचाप घर में रह, और हाँ, अपनी मनुष्य शक्ल इस पार्टी में लेकर मत आना। अंतरा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और नया साल सबके साथ नहीं मना पाती। ये रोने धोने का समय नहीं है। मेरा ससुराल सच में मायके से अच्छा है, मुझे उन लोगों के पास जाना चाहिए। कुछ देर बाद घर को नए साल की पार्टी के लिए बहुत अच्छे से सजाया जाता है। सब पार्टी में नाच गा रहे थे। अंतरा भी सास के साथ बहुत खुश थी। तभी एक औरत नाचते नाचते उसे गिरा देती है और उसके लंगड़े होने का मजाक उड़ाती है। अरे केतकी, तूने लंगड़ी लड़की को अपने घर की बहू बना दिया। हे भगवान, आजकल के जमाने को क्या हो गया है? बस आंटी, बहुत देर से आप मेरी पत्नी के बारे में बोले जा रही हैं, अब मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। क्या किसी किताब में लिखा है कि ये लोग अपनी जिंदगी नहीं जी सकते? नहीं ना, तो जाइए यहाँ से अब। बस अंतरा, तुमने बहुत लोगों का सहारा ले लिया, अब तुम खुद अपने पांव पर चलोगी। आंखें बंद करो। अविनाश जी। तभी अविनाश नकली पैर के बैंडेज उसके पैर में लगा देता है। अंतरा, स्टैंड अप, तुम चल सकती हो, चल के दिखाओ इन लोगों के आगे और इन्हें झूठा साबित कर दो। फिर अंतरा कांपते हुए कदमों से उन सब के सामने चलती है और सबका मुंह बंद कर देती है। थैंक यू अविनाश जी, आप सबने मेरे लिए वो किया है जो शायद मेरे अपने भी मेरे लिए कभी ना करते। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपके जैसे अच्छे ससुराल वाले मिले। थैंक यू कि नए साल का तोहफा देने के लिए। कहा था ना बहू, तेरी इच्छा को हम जरूर पूरा करेंगे। कर दिया। अंतरा अपनी सास के गले लगती है और फिर सबके साथ नए साल का जश्न जोर शोर से मनाती है और अब से अपने पैरों पर ससुराल की जिम्मेदारी संभालती है। 5 गरीब बहुओं का न्यू ईयर पर घास केक। क्या हुआ बहू, इतनी परेशान क्यों है? माँ जी, मैं राम जी को फोन कर रही थी। क्या हुआ? कुछ कहा क्या उसने? नहीं, मैं पूरे 10 बार फोन कर चुकी हूँ, लेकिन राम जी का फोन ही नहीं उठ रहा है। किसी काम में व्यस्त होगा। 3 दिन हो गए हैं मुझे कॉल करते करते। अब ऐसा भी क्या काम? मैं भी अनिल जी को ना जाने कितने कॉल्स कर चुकी हूँ,
लेकिन बार बार वो मेरे नंबर को बिजी कर देते हैं। अगर ऐसा है कि अनिल भी फोन नहीं उठा रहा है तो जरूर कोई काम ही होगा। मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन उनसे बात करना भी जरूरी है। घर के सारे पैसे निपट चुके हैं, तो मैं उनसे कुछ पैसे ट्रांसफर करने को बोलती। उन्हें भी अंदाजा है कि घर में कितने दिनों में पैसों की जरूरत पड़ जाती है, इसलिए तुम उन्हें परेशान मत करो। विमला अपनी बहुओं को ही डांट कर चली गई, लेकिन सच में मन ही मन उसे भी अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। पता नहीं इन पांचों को क्या ही हो गया है, न मेरा फोन उठाते हैं न अपने बाबा का, और अब तो बहुओं की भी उन्हें कोई परवाह नहीं है। यहाँ घर में खाने के भी लाले पड़ने की आशंका है, और मेरे बेटे हैं कि दूसरे शहर से हमारा कोई हाल चाल भी नहीं पूछते हैं। एक तरफ विमला ऐसे सोच रही थी तो वहीं दूसरी तरफ उसके बेटे। भाई आज के पैसों में मेरी तरफ से पार्टी, ये देखो। अरे वाह, ये तो बहुत ही महंगी वाली शराब है। सुना है इसके तो 2 घूंट ही सिर चढ़कर बोलते हैं। अरे तो देर किस बात की, 2 घूंट पिला दे सादिया। अरे ये शिवानी क्यों कॉल करे जा रही है? अरे भाई परे हटाओ, काट दो इनकी कॉल और आराम से पहले इस दारू का मजा लो। नहीं, अभी यहाँ पर मेरे कुछ दोस्त भी दारू पीने आ रहे हैं, उनके आने से पहले हम इसे नहीं खोलेंगे। ले भाई, हम आ गए। अरे वेलकम, आओ आओ। हम यहाँ ताश भी लेकर आए हैं, शर्त के साथ दारू चलेगी। मंजूर है, शुरू करो। पांचों भाई दूसरे शहर जाकर अपने घर परिवार के बारे में बिल्कुल भूल चुके थे और गलत संगत में पड़कर वो नशीली चीजें भी लेने लगे थे। वो हजारों रुपए यूं ही ताश वगैरह खेलने में शर्त पर लगा देते थे, जिसकी वजह से वो अपने घर में भी कोई पैसा नहीं भेज पा रहे थे। ऐसे ही सिलसिला चलते चलते अब लगभग 1 हफ्ता होने को आया था। इस 1 हफ्ते में विमला के घर के हालात बिल्कुल बदल चुके थे और उसकी छोटी 4 बहुएं तो अब प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी। बहू, आज क्या बनाएंगे? माँ, सिर्फ थोड़े से आटे के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब आप ही बताइए हम क्या बनाएं? शायद बाहर सब्जी वाला आया हुआ है, मैं उससे ही उधार मांग कर देखती हूँ। अगर कोई सब्जी मिल जाए तो। आलू ले, गोभी ले, बैंगन ले, मटर ले। आइए आइए सब्जी वाला। भाभी, चाची, मामी, काली सब आइए और ले जाइए ताजा ताजा सब्जियां। विमला बाहर आ गई, जहां उसने देखा कि बहुत सारी औरतें सब्जी वाले की ठेले के पास खड़ी हुई हैं और सब्जी खरीद रही थी। विमला की उन सभी के बीच उधार मांगने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं इन सब के सामने उधार नहीं मांग सकती हूँ। ये सभी मेरे बेटों को कितना अच्छा समझती हैं। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी बरसों की बनाई हुई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। विमला निराश होकर वापस लौटने लगी कि तभी उसके सामने एक गले हुए से पालक की गड्डी आकर गिर पड़ी। ये किसने फेंका? विमला जी, देखिए कितने बदतमीज हैं ये सब्जी वाले। पालक गल गया था तो उसे ऐसे ही फेंक दिया। हाँ, मैं इसे उठा लेती हूँ। अरे आप इसे क्यों उठा रही हो? कुछ नहीं, वो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है ना, तो ये ऐसे हमारे देश को गंदा करेगा, इसलिए मैं इसे उठाकर बकरी को खिलाने ले जा रही हूँ। हाँ, चलती हूँ। विमला झूठ बोलकर वहां से चली आई और उस पालक को अपने घर ले आई। कुछ ना से तो ये पालक के पत्ते ही बेहतर है। इन्हें ही आटे में मिलाकर पालक की रोटियां बना दूंगी। वैसे भी इंसान अपनी जरूरत के लिए फूल पत्तियां भी खा लेता है, तो फिर ये पालक क्या चीज है। बेचारी विमला ने इस तरह से अपने मन को समझा लिया और उसने अपनी बहुओं के लिए घास यानी कि पालक की रोटियां बना दी। कुछ देर बाद, माँ, रोटियां तो सादी भी बन सकती थी। बन तो सकती थी, लेकिन तुम चारों ही गर्भवती हो। ऐसे में ये पालक की रोटी अच्छी रहेगी, और सादी रोटी को तो हलक से उतारना भी मुश्किल होता है। कम से कम ये रोटी तुम्हें थोड़ा सा स्वाद भी देगी। आप भी ना माँ जी, कितना सोचती हो। काश कि आपके 5 बेटे भी इतना ही सोचते। बहू, मुझे यकीन है मेरे बेटे वापस जरूर आएंगे और हमारे हालातों को बदल देंगे। काश आपका यकीन जीत जाए बाबा, वरना हम तो अपनी हिम्मत हार चुके हैं। जीतेगा। जिन बच्चों को तेरी माँ ने और मैंने अपने खून से सींचा है, वो हमें धोखा नहीं देंगे।
मुझे यकीन है कि अभी कुछ दिनों के बाद नया साल हमारी जिंदगी में भी एक अच्छा बदलाव लेकर आएगा। अभी मोहन ऐसे बोल ही रहा था कि तभी शिवानी की बेटी पूजा बाहर से रोती हुई अपनी माँ के पास आई। अरे पूजा बेटा, क्या हुआ? माँ, मुझे आपसे बात करनी है। पर बात क्या है? आप जानती हो, कल भी सभी बच्चों ने क्रिसमस की पार्टी की थी, जहां उन सभी ने ही केक खाया और उनको तोहफे भी मिले। और अब सभी नए साल पर केक खाने की बात कर रहे हैं। मुझे भी नए साल पर केक खाना है। बेटा, हम अगले साल केक खा लेंगे। अभी नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे केक खाना है। अच्छा, तो अब तू जिद्दी बनेगी। रुक, तू बताती हूँ। अरे अरे जेठानी जी, रुक जाइए, मेरे पास एक आइडिया है। पूजा, तुम्हें केक खाना है? बेफिक्र रहो, चाची तुम्हें नए साल पर केक जरूर खिलाएगी। पर रानी, बेफिक्र रहिए दीदी, मैं बहुत बार केक बना चुकी हूँ। पूजा के लिए भी मैं केक बना दूंगी। बस माँ, आप रोजाना ऐसे ही पालक लेकर आती रहना और उसे इस्तेमाल मत करना। मैं उसी से पूजा के लिए केक बनाऊंगी। ऐसा मत करो रानी, मेरी बेटी की वजह से तुम सभी को सूखी रोटियां खानी होगी। कोई बात नहीं है जेठानी जी, पूजा हमारी भी बच्ची है, और क्या हम अपनी बच्ची की छोटी सी खुशी के लिए कुछ दिन सूखी रोटियां नहीं खा सकते हैं? रानी की बात पर शिवानी कुछ नहीं बोल पाई। पूरे परिवार को पूजा से प्यार था, इसीलिए किसी ने भी इस फैसले पर कोई शिकायत नहीं की। रोजाना विमला कहीं न कहीं से साग पत्ते ढूंढकर ले ही आती थी और अब उनके पास काफी सारे साग के पत्ते इकट्ठे हो गए थे। देखते ही देखते ऐसे ही दिन बीत गए। पूरे परिवार ने रूखा सूखा खाकर ही गुजारा किया और आज नए साल का दिन था। चाची, क्या आप केक बनाओगी? जेठानी जी, देखिए, मैंने शायद यहाँ सूजी देखी थी, वो दे दीजिए। देती हूँ, लेकिन रानी, हमारे पास मैदा तो है ही नहीं, तुम केक कैसे बनाओगी? अरे आटे से, आप बस देखती रहिए। रानी ने सभी साग पत्तों को पीस लिया और उसने घर में ही पड़े थोड़े थोड़े से सामान से ही पूजा के लिए घास के केक का बैटर तैयार कर दिया। अवन तो है ही नहीं, अब मुझे कढ़ाई को ही अवन बनाना होगा। रानी ने कढ़ाई में नमक बिछाकर उसे ही केक को बेक करने के लिए ओवन की तरह इस्तेमाल किया। कुछ देर में रानी का केक बनकर तैयार हो गया। वो घास का हरा हरा केक काफी अच्छा लग रहा था। चलो पूजा, अब इसे काटो। 1 मिनट, हम भी हैं। सभी ने चौंक कर मुड़कर देखा। राम जी, मेरे बच्चे। अनिल जी, आपको आखिर हमारी याद आ गई? माफ करना, हम दरअसल। अंदर आ जाओ तुम पांचों, तब बात करेंगे। पांचों बेटे अंदर आ गए। माँ, हमें बाबा की भेजी चिट्ठी मिली। उसे पढ़ने के बाद हमें याद आया कि हम ये क्या कर रहे थे। माफ करना माँ, हमारे घर में खाने के लाले हो रहे थे और हम बेफिक्री से बस आवारगी में लगे हुए थे। लेकिन अब हम घर लौट आए हैं अपने हालातों को फिर से सुधारने। हम अपने जुड़े हुए सारे पैसे ले आए हैं, अब किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम खुद ही सही रास्ते पर आ गए हो, तो अब मैं क्या कहूं? अब कुछ कहिए मत, केक खाइए। भले ही अलग सा केक है, लेकिन यही हमारे नए साल का गुड लक है। जरूर। पूरे परिवार ने एक साथ मिलकर केक खाया। भले ही वो केक घास का था, लेकिन सभी को वो बहुत अच्छा लगा। फिर क्या था, पांचों बेटे अब लौट आए थे। उन्होंने घर आकर अपने घर की सारी तंगी खत्म कर दी और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।